हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है कुशल मंगल होंगे। और क्या हुआ, चौथा दिन है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन में 2 क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस आ जाई है, अच्छी क्लास रहेगी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं क्या क्या पढ़ा अभी हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज किसने की। फिर हमने उसके बाद पढ़ा जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, कहाँ से कोशिका आई। उसके बाद फिर हमने माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ा, हमने लवक के बारे में पढ़ा। इस प्रकार से हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते रहे। इन्हीं शॉर्ट इतना आप लोग रहे 3 क्लासेस में इतना। हाँ बाबू, इतना ही पढ़ा है आपने, लेकिन उनका डिटेल जाके पढ़ा है क्या होते हैं। कोशिका सिद्धांत पे पढ़ा, रुडोल्फ एंड विर्चो ने पढ़ा, माइटोकांड्रिया में बहुत सी चीज़ें पढ़ी। आज हम कोशिका के अंगों की कुछ चर्चाएं करते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। चलिए कोशिका के अंग पढ़ते हैं। और यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, ये क्या कहते हैं, राइबोसोम वगैरह अपन पढ़ चुके थे। प्रोटीन होता है, कौन प्रोटीन इफेक्टिव होता है। चलिए अब हम कोशिका के अंग पढ़ते हैं। कोशिका के अंग ही पढ़ रहे थे, माइटोकांड्रिया भी अंग है। अब कुछ और, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे उसमें स्थित बाह्य पर्यावरण से अलग होते हैं। जिससे पदार्थ बाह्य पर्यावरण से क्या होते हैं, अलग रहते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को उपापचयी क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे जटिल संरचना कार्य को सहारा दे सकें। तो इसमें क्या होता है कि जो भैया कोशिका है उसके चारों एक झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बाद जो पादप सेल होती है, उसमें कोशिका झिल्ली के बाद भी एक परत होती है, जो कोशिका भित्ति कहते हैं। वो ह्यूमन सेल में, अपन लोगों में नहीं होती है। चलिए आगे। अब देखो, इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं अंगों का उपयोग करती हैं। यही यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है। अच्छा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कल खत्म हो जाएगा, कल लगभग अपना पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा, अंतःप्रदप्पी जाल का ईआर पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, गोल्जी उपकरण नहीं पढ़ा, लाइसोसोम नहीं पढ़ा, आज पढ़ेंगे। माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, अंतःप्रदप्पी जाल का हम पढ़ चुके थे। अंतःप्रदप्पी जाल का जो होती है झिल्ली युक्त संरचना होती है, एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक रफ होती है और एक चिकनी होती है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है आज गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण की जो जानकारी हो कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण में दी गई थी। तो पहले तो ये बताओ, गोल्जी उपकरण जो है, गोल्जी काय है, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। चलो भैया आगे हेडिंग लगाएंगे आप, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है भैया? परिवहन करता है। तो अगर पूछा जाए कोशिका का परिवहन मुखिया कौन है, तो गोल्जी का है। कौन सा है? गोल्जी बॉडी है। तो पूरा जो कोशिका के अंदर कार्य होता है परिवहन का, वो कौन करता है? गोल्जी काय करता है। अर्थात यातायात में सहायक है। मतलब कोशिका का यातायात या किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को कहते हैं। मन लग रहा है कि नहीं भैया? कल क्लासेस नहीं आई तो आप लोग चिंतित नहीं हुए हैं? कोई था चिंतित कि काहे नहीं आई क्लास, पता किया जाए? कोई कमेंट नहीं करके पूछा, ठीक है। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो होती है अंतःप्रदप्पी जालिका में संश्लेषित पदार्थ जो होते हैं, संश्लेषण होता है, गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के अंदर या बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। पैक कर लिए भाई, इस प्रकार से पैकिंग करेंगे। जैसे पैक होता है, देखो ये रखा है भैया, ये पैकिंग है। ये पैक कर दिया जाता है, इन्हें दूसरी जगह विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये रख चाहिए आप, वो तस्वीर थी, देना था। चलिए, कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। मतलब कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं जहाँ गोल्जी उपकरण क्या होता है, सामान्य चीनी से जो शुगर होती है उससे जटिल शुगर बना देते हैं। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही? कहाँ है भाई ध्यान, इधर कहाँ है? नोट यहाँ पे लगाइए कॉपी पे, अजुराना नहीं है शब्दों को। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। याद रखो कि गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। और लाइसोसोम कितना बड़ा खचरा है आगे पता चलेगा। पौधों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना, एनएमएस के लिए भी बहुत जरूरी है। जो पौधों में गोल्जी काय है, ये डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो पौधों के गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसके अलावा देखो लाइसोसोम क्या होते हैं, हेडिंग लगाइए लाइसोसोम।
लगा ली हेडिंग। तो गोल्जी पहले एक बार गोल्जी देख लीजिए। तो गोल्जी का है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक होता है, और कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा भी बना देता है। ठीक है, गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पौधों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो गोल्जी काय पाया जाता है उसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। चलिए भैया, आगे बात समझ में। अब अगला कह रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम हेडिंग लगाइए भैया, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज सबसे पहले बोलो भैया किसने की थी, तो हमारे साथ बोला दोहराओगे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। कहीं डूबे मिला होता है, कहीं डबे मिला होता है, कहीं डूबे मिला होता है, याद रखना भैया डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे। डी डुबे या दुबे। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, मतलब जो अपशिष्ट होता है बेकार पदार्थ होता है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जो लाइसोसोम है वो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। आगे देखो, लाइसोसोम बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। जो लाइसोसोम होता है वो बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के जो अंग होते हैं उसमें टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करते हैं। अब आप कहें गुरु जी हमको कैसे पता? हम आपको अभी प्रैक्टिकली सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? प्रैक्टिकली। इधर देख सो व्हाट्सएप पे जो गया अभी उस सबके साथ विद्यानाश, पूरा ध्यान से देखो। यहाँ बिल्कुल हमको देखो, कह रहा है लाइसोसोम जो है बाहरी पदार्थ है कोशिका के टूटे फूटे। कभी किसी की उंगली चपाई है, कहीं चप गई हो, मच के चप गई हो और काला काला हो गया हो, काला काला हो गया होगा, दाग पड़ गया होगा, फिर उसको तुम लोग देखते रहते हो, 2-4-6 दिन उंगली दुखाई भयानक, फिर धीरे 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 जो काला काला हो गया वो मच जाएगा, वहां नई चमकी नई खाल आ जाएगी। तो वो कैसे आई नई खाल? लाइसोसोम की वजह से। किसकी वजह से आई? लाइसोसोम की। तो एक तो पता पड़ गया कि जो लाइसोसोम होता है बाह्य पदार्थ हो या कोशिका के टूटे फूटे अंग हो, उनको खा जाता है, पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। कोशिका को साफ कर देता है। ठीक है, हमको बड़ी बचपन में चोटें वोटें लगती थी, अब नहीं लगती हैं। ठीक है, अब चोटें करेंगे भी क्या। चलिए आगे। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होता है? झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। मतलब लाइसोसोम होता है उसमें ऐसी ऐसी संरचना होती है, चारों तरफ झिल्ली होता है, संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होता है। और यह पाचक एंजाइम जो खुरदरी अंतःपदप जैल का होती है आदि यार इन एंजाइम को बनाते हैं। मतलब वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन एंजाइम को बनाती है। कौन एंजाइम को? जो लाइसोसोम में झिल्ली में होते हैं और जो पाचक एंजाइम होते हैं। यह पाचक एंजाइम बहुत शक्तिशाली होते हैं, बड़े शक्तिशाली, तुमको भी पचा देंगे। हाँ, इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन कुछ कम से लेती है। जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जब कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म हो में चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मर जाती है, मृत हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसे लाइसोसोम फट जाता है। भाई होता क्या है कि कोई कोशिका डिस्टर्ब हुई, लाइसोसोम अरे कोशिका डिस्टर्ब है, केंद्र कोशिका ऑर्डर देगा, अरे लाइसोसोम यार वहां खचरी हुई निकाल के जा, लाइसोसोम जाएगा, फट जाएगा। ले पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तान का नहीं आता है इंसानों, फट जाता है पाकिस्तानी बम की तरह, ऐसी लाइसोसोम भी पाकिस्तानी बम है। जहां मन करेगा केंद्र बोले जरे वहां फट जा, वहीं फट जाएगा बिना सोच। बैल है बिल्कुल एकदम लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली और आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। देखो एटम बम, तुम लाइसोसोम मिलो हमसे, ये जिस दिन मिल गया थूर था देंगे। अरे सबके अंदर है, इस कोशिकाओं के अंदर, जीव जिससे बोल रहे हैं उसके अंदर भी लाइसोसोम है, कोशिका का भाग है। ये सारे कोशिका के भाग हैं। कोशिका ही अपने आप में इतनी सी होती है, तुशी। इसके अंदर इतने बिला सब बैठे हैं जाके राक्षस, लाइसोसोम जैसा राक्षस बैठ के बताओ। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन पूछेगा पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? कोशिका का पावर कहे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को कह देते हैं। कहेगा आत्महत्या की थैली एटम बॉम्ब किसे कहते हैं? तो कहेगा लाइसोसोम। चलिए आगे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। याद रखो भाई, जो आरबीसी है उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है। जो आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। अच्छा भैया, जिनको ये आरबीसी समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये एनसीईआरटी की एक प्ले लिस्ट बनी है, उसमें लगभग 30-35 वीडियो, वो एनसीईआरटी आप देख लीजिए, आपका आधे से ज्यादा बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका होगा।
आज भी कुछ ऐसे शब्दों जो हम कहेंगे वहीं से देखिए। भाई बार बार नहीं पढ़ा सकते, हमने पहले बता दिया ना, अपन को वॉच टाइम बढ़ाना है ना व्यू टाइम बढ़ाना है। आज तक आप लोगों को शेयर करने के लिए नहीं कही, 1-2 बच्चों को व्यक्तिगत कहें, वो ऐसे ही कहें भैया आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लगे, कोई गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, जिसको पढ़ना चाहिए, जिनको पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं भी है फिर भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उनको बता दो कि को मास्टर वो पढ़ाता है और वो फोन के अंदर घुस के भी मार सकता है ठीक है। तो आरबीसी के अंदर जो लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो भैया आरबीसी मरने के बाद, क्योंकि इसका जीवन काल 120 दिन होता है, वहां बताया है, तो स्प्लीन या तिल्ली में पाया जाता है, इसी कारण स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। आगे चलिए, तो अब एपोप्टोसिस पढ़ते क्या होता है भैया। तो जो स्प्लीन होता है, पिलिया होती है, तिल्ली होती है, स्प्लीन को आरबीसी क्या कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं। तो आरबीसी कब्रगाह कहाँ है, स्प्लीन में, तिल्ली में, पिलिया में। एपोप्टोसिस देखते हैं, माइटोकांड्रिया की प्रेरणा से जो माइटोकांड्रिया है उसकी प्रेरणा से लाइसोसोम अनियंत्रित हो जाता है तथा धीरे धीरे जीवित कोशिकाओं को नष्ट करने में लगता है। जो माइटोकांड्रिया ऑर्डर दे दिए, रे लाइसोसोम, हाँ बोलो क्या है, लाइसोसोम तो जा ब्लास्ट कर, मार कोशिकाओं को, ले खचाखच मारेगा, कोशिकाओं को स्वयं भी नष्ट हो जाए, फिर खुद फट जाएगा, ले जा हम भी मर रहे, आत्मघाती बम है ये। इस तरह पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एपोप्टोसिस कहलाती है। आगे देखिए, एपोप्टोसिस हो गया। अगली हेडिंग लगाइए भैया, हाँ चलिए, कुछ तो आया भैया, ये तो पढ़ा जो लाइसोसोम। आइए, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे पाचक क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, यह एंजाइम कहाँ बनाए जाते हैं, लाइसोसोम में, जो RER में बनाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखिए, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिक अंगों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ कर सकता है। कौन, लाइसोसोम। कोशिका के अंदर जाने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया है, भोजन तथा अथवा भोजन पुराने अंग लाइसोसोम जो है चले जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़कर कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान डालता है। चलिए आगे कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 में ब्रेस्का के समीप कोरटनो में हुआ था। ये कोई जानने वाली बात नहीं है। उन्होंने पाविका विश्वविद्यालय मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पवित्र पाविया के सेंट मेंटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। ठीक है, 1872 में उन्होंने दीर्घकालिक पढ़ लेना कुछ नहीं। 1906 में सेंटियो और रेमेनियो कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्र की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए भैया, अब हेडिंग डालो, कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन होती है क्या में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, इतना याद रखिए, दोनों में पाई जाती है। आगे एक सेकंड, तो जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, या प्लाज्मा झिल्ली होती है, क्या जंतु या पादप दोनों में पाई, जी गुरुजी दोनों में पाई जाती है। अच्छा, अगला देखो, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है वो सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का भी नियंत्रण करती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम या वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। तो जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली या वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू, प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। आगे देखो, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है भैया, लचीली होती है। कोई पूछेगा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आप बता देंगे गुरुजी प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। कैसी होती है, लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना में हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म ही देख सकते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना है, रचना है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते
हैं। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। जो कोशिका झिल्ली का लचीलापन होता है वो एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन, मतलब भैया हमें जैसे कोशिका झिल्ली है जो उसका लचीलापन है, तो एक कोश के जो जीव हैं वो अपना पर्यावरण से लेंगे भोजन, ठीक है, तो अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एक एप्टोसाइसिस बताई और एक एंडोसाइटोसिस कहती हैं, दोनों अच्छे से याद करना। अमीबा अपना भोजन इस प्रक्रिया द्वारा ही बनाता है। क्वेश्चन बन जाएगा, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो आप बता देना गुरुजी, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रोफाइल से बनाता है, प्रक्रिया से बनाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है? तो देखो क्वेश्चन है, कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। अच्छा, जिन्हें ये याद नहीं वो बता दीजिए, तो हम एक क्लास इसके लिए आएंगे, ठीक है। कल अच्छा हम यही ले आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, ये सारी चीजें आएंगे। ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार प्रक्रिया द्वारा जा सकती है। कल यही होगी, लगभग 30-35 मिनट की क्लास होगी, जिसमें छोटी छोटी केमिस्ट्री की चीजें होंगी, फिजिक्स के छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे जो आपके 6-7-8 में हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हाँ आगे देखो, तो पदार्थों की गति जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता होती है, हाई से निम्न तक होती है। कैसे होती है? देखो जैसे भैया बहुत ठंडी चीज है कुर्सी, ठंड में तो हाई सांद्रता होती है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है। सदैव चीज बड़े से छोटे की ओर ही आती है। कहाँ से आती है? बड़े से छोटे की ओर ही आती है। जो पदार्थों की गति है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होती है। अगला देखो, जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जब जल के अणुओं की गति किसके द्वारा हो? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अगला देखो, यदि कोशिका को तनु विलयन नमक शक्कर की मात्रा कम जबकि जल की मात्रा देखो रखा जाए तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और ऐसे विलयन को अल्प परासरणी विलयन कहते हैं। अभी अल्प परासरणदायी विलयन हम पढ़ा चुके हैं, आपको कहाँ पढ़ाए हैं? NCERT की क्लासेस देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट क्लास में। और सोचा था क्लास लंबी होगी लेकिन नहीं, जल्दी नहीं पड़ गई, हमें लगता है आज हम कुछ जल्दी में पढ़ा दिए। फिलहाल अब रिकवर हो चुकी है, क्लास आपकी पुनः आएगी। कल की क्लास का टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण सूत्र, तत्वों के नाम, वो याद कर लीजिए, 9th-10th में जरूरी हैं। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में कोशिका पूरी खत्म हो जाएगी। इसमें अब बचा क्या क्या है? केंद्रक पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ना है, कोशिका का विभाजन पढ़ना है। 3 टॉपिक। जब भी कल नहीं परसों आएगी क्लास, शनिवार में, ठीक है। शनिवार में क्लास आएगी, संडे में नहीं आएगी, तो शनिवार में क्लास आएगी, खत्म हो जाएगी। क्लास तो कल भी आएगी, मतलब जो बायोलॉजी क्लास है वो शनिवार में आएगी और ये टॉपिक पहला कंप्लीट हो जाएगा। सोमवार को इसका हम टेस्ट ले लेंगे। बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। नहीं आई हो, कोई कमी हो तो जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।